ओके, चलो ठीक है। अब आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर लो बेटा, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रांस इफेक्ट हो गया था, देखो हमारा समझ में आ गया था। ट्रांस इफेक्ट बुक से पढ़ा तुमने? ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि इसकी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बेटा। इसकी एप्लीकेशन के लिए जो हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं वो है हमारा PTA2X2। A2X2 X2 कॉम्प्लेक्स। इसमें जो A है बेटा वो आपके अमीन के लिए है, और जो X है बेटा वो आपका हैलाइड्स के लिए है। ठीक है, इस टेस्ट को हम कोरोनाकोव टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स को हम थायोयूरिया से ट्रीट करेंगे। किससे करेंगे? थायोयूरिया से, जिसको हम TU से डिनोट कर रहे हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है इसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और किस तरह का होना चाहिए वो, इस टाइप का PTA2X2। A जो है वो अमीन के लिए है और X जो है वो हैलाइड्स के लिए है, और जो ये गिवन कॉम्प्लेक्स है इसको हम थायोयूरिया से ट्रीट करेंगे। तो आपका एक तो बनेगा सिस आइसोमर और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस आइसोमर। अब देखो सिस वाले के केस में क्या होगा और ट्रांस वाले के केस में क्या होगा। ये देखो, जब हमने सिस कॉम्प्लेक्स लिया, सिस में क्या होते हैं, आपके जो लिगेंड होते हैं वो दोनों एक साइड लाई करते हैं। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका सिस कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों क्लोराइड एक तरफ है और दोनों अमोनिया एक तरफ है। क्लियर है सबको? तो हम क्या करेंगे, थायोयूरिया से ट्रीट करवाएंगे इसको। तो जब हम सिस आइसोमर की बात करेंगे ना बेटा, तो इसमें जो आपके दो क्लोराइड हैं और दो ही क्या है, NH3 ग्रुप है, उनको जो थायोयूरिया है वो कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या हुआ कि प्लेटिनम के साथ आपके जो चारों ग्रुप अटैच हो जाएंगे ना लास्ट में, वो सारे क्या रह जाएंगे, थायोयूरिया के। क्लियर है? इसकी एप्लीकेशन है ये कि जब हम सिस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, PTA2X2 टाइप होना चाहिए। तो जब हम थायोयूरिया के साथ ट्रीट करवाते हैं सिस के केस में, तो वो क्या करेगा, दोनों क्लोराइड को और दोनों अमोनिया आयंस को कंप्लीटली रिप्लेस करके चारों पोजीशन खुद ऑक्यूपाई कर लेगा थायोयूरिया। क्लियर हुई ये बात आपको? एक बार रिस्पॉन्स दो बेटा, हो गई? तो देखो अब ये रिएक्शन देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, थायोयूरिया आपने ऐड करवाया यहां पे और एक क्लोराइड चला गया। फिर फर्दर आपको क्या करना है, अमोनिया को करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर अमोनिया हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में फिर आपको थायोयूरिया तो ऐड सब में ही हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा कौन, क्लोराइड, फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन जाएगा, अमोनिया। तो 1 बाय 1 पहले क्लोराइड फिर अमोनिया फिर फर्दर क्लोराइड और फिर क्या हो गया, अमोनिया। तो जो हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, PTTU4, और इसके ऊपर कैसा चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो था सिस, पर ट्रांस के केस में आपका क्या हो जाएगा बेटा, जब हम ट्रांस का एग्जांपल लेंगे तो यहां पे जो रिप्लेसमेंट होगी
वो सिर्फ हैलाइड ग्रुप की होगी। किसकी होगी? हैलाइड। टू हैलाइड्स आयन, हैलाइड्स कौन है अब इसमें? क्लोराइड आयन। सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट होगी, आपकी अमोनिया की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है उसका जो लेबलाइजेशन है, मतलब लेबाइलिटी जो है उसकी, वो क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? क्लोराइड आयन के। तो वो इजीली रिप्लेस नहीं होगा। लेबाइलिटी का मतलब समझते हो ना, अपनी पोजीशन को छोड़ देना। तो वो क्या है? अमोनिया की कम है। किसके कंपैरिजन में? क्लोराइड के। क्लोराइड की रिप्लेसमेंट क्या होती है? इजीली हो जाती है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कब? जब दो क्लोराइड आयन आपके रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर है सबको? तो देखो, जब हमने ट्रांस का एग्जांपल लिया तो जैसे आप थायोयूरिया ऐड करवाओगे तो पहले इस पोजीशन पे आपका आ जाएगा, पहले इस पोजीशन। हाँ बेटा बोलो। क्या कर दिया बेटा मैंने? जो मेरे पास आ रही है ना एडमिट की रिक्वेस्ट, मैंने सबको एडमिट कर दिया है। अब देखो, जैसे ही आपने थायोयूरिया ऐड करवाया तो एक क्लोराइड पहले यहां से चला जाएगा, फिर दूसरा क्लोराइड यहां से, तो दोनों पोजीशन पे ट्रांस पे क्या आ गया आपका? थायोयूरिया आ गया। क्लियर है सबको? तो इसकी ये एप्लीकेशन है बेटा कि जब हमने सिस कॉम्प्लेक्स लिया, क्या है? जब हमने सिस कॉम्प्लेक्स लिया, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको देखो आप, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें जब आपने सिस कॉम्प्लेक्स लिया और थायोयूरिया के साथ ट्रीट करवाया तो आपके क्या हो गए बेटा? चारों जो है थायोयूरिया प्लेटिनम के साथ अटैच हो गए। पर जब आपने ट्रांस का केस लिया तो दो हैलाइड की रिप्लेसमेंट के बाद रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लेबाइलिटी है अमोनिया की वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन के। तो यहाँ पे सिर्फ दो की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा PtA2, और थायोयूरिया दो ही अटैच हुए हैं, 2। क्लियर है सबको? ऊपर वाले केस में तो ये बना था आपका, और नीचे वाले के केस में ये बन जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्या है? अब किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, उस मैकेनिज्म की बात करेंगे हम। तो जो मैकेनिज्म होता बेटा स्क्वायर प्लेनर रिएक्शंस में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वो होता है बाई मोलिक्यूलर। क्या होता है? बाई मोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम, बाई मोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? इसमें क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तुम्हें मैं ये जो लिखती हूं वो चीज समझ में आ जाती है ना? क्योंकि इतना क्लियरली बेटा उंगली से लिखना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है? हाँ, इतना अंडरस्टैंड करो बेटा, ये बोर्ड तो है नहीं कि हम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग ऐसी ही आएगी इस पे। तो जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेशन लिखा तो समझ गए ना? क्योंकि मैं बोल रही हूं तो उस चीज को भी आप पकड़ो, क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन है फोन की कि हम पूरा लिख नहीं पा रहे इस पे। तो आपको जो व्यू हो रहा है, आपको जो दिख रहा है, मैं बस उतना ही लिखने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो किस टाइप की होंगी? बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। पहला स्टेप ये होगा। उसके साथ क्या होगा आपका? सॉरी, दूसरा क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इसमें एक्सपेंशन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। और वो एक्सपेंशन कैसे होगा? जो एंटरिंग लिगेंड आता है, जो एंटरिंग लिगेंड आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर देता? बढ़ा देता है। मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले
4 था, तो कोई एंटरिंग लिगेंड आया, उसने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो जब मैकेनिज्म देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या यहाँ पे जो एंटरिंग लिगेंड जो आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। दूसरा, ये तो हो गई लिगेंड्स की बात। अब हम करेंगे कि जो मेटल होता है सेंटर में, वो क्या करता है, वो अपने आप को एक्सपोज करवा देता है अपने अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन की, भाई अटैक करे लिगेंड आके, क्या लिगेंड अटैक करे। और लिगेंड अटैक कहां करता है, जो आपके मेटल आप कौन से लेते हो, डी ब्लॉक के लेते हो, तो उसमें आपके एम्प्टी जो डी ऑर्बिटल होंगे उनके साथ वो क्या कर लेगा, इंटरेक्ट करेगा। समझ गए, मेटल अपने आप को अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक्सपोज कर देगा, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो बढ़ेगा, लिगेंड जब अटैच होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। और आपको मैंने ये बताया ही था जब हमने इसके मैकेनिज्म से पहले न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक की बात करी थी, तो जो D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस्टम होता है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वो इजीली अकोमोडेट कर लेते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो डोनेट करता है एंटरिंग लिगेंड। जो ये एंटरिंग लिगेंड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसमें, मेटल के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये बात समझ में आई, एक बार रिस्पॉन्स दो बेटा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। मेटल अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज कर देता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, और क्या होगा, जो D8 सिस्टम है हमारा, उसके जो एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करे, तो वो अकोमोडेट कर ले कि एंटरिंग लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है, डोनेट करा रहा है, तो मेटल वो क्या करेगा, उनको अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो एंटरिंग लिगेंड है, एंटरिंग लिगेंड इसमें होता है Y, क्या मान लेते हैं हम, Y को एंटरिंग लिगेंड मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो pz ऑर्बिटल होता है ना बेटा मेटल का, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी होगा तो जो Y होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ये जब होती है तो ये pz ऑर्बिटल है, तो ये z डायरेक्शन के अलोंग होता है। कौन सी डायरेक्शन होती है ये, z डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाता है, एक 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो कोई प्लेटिनम है, इसके 4 तो ये हैं ही लिगेंड्स, ठीक है। अब एक Y एंटरिंग लिगेंड यहां पे आके अटैक कर रहा है, तो ये क्या बन गया बेटा, एक इंटरमीडिएट स्टेज बन गई जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। 4 तो पहले से थे ही, और एंटरिंग लिगेंड आ गया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एंटरिंग लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो हम यही बोल रहे थे इसके मैकेनिज्म में कि जो एंटरिंग लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देता है। वो बढ़ता कैसे है, जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसको हम स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं, उसके थ्रू बढ़ रहा है। क्लियर है। फिर क्या होगा, जब जेड डायरेक्शन के अलोंग आपका वाई जो लिगेंड है वो एंटर कर जाएगा और एक 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन जाएगा, उसके बाद जो होगा वो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज दोबारा से बनेगी, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्टेज बनेगी, पिरामिडल इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल कैसे होती है, मान लो ये प्लेटिनम है, इसके ये लिगेंड है, इस तरह से बन जाएगी बेटा। क्लियर है, ठीक है। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। क्लियर है सबको। अब एंटरिंग लिगेंड तो हमारा क्या है बेटा, Y है, और जाने वाला जो लिगेंड होगा, जो लिविंग लिगेंड होगा, उसको हम क्या मान लेंगे, X। तो यहां पे 2 बातें निकल के आई हैं कि PTX बॉन्ड जो होगा
उसकी वीकनिंग हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा जैसे ही PTY बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि एंटरिंग लिगेंड Y क्या करेगा, प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो PTX जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसकी क्या हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी। वीक हो जाएगा तो लास्ट में X तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और Y क्या बना लेगा, प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना लेगा। पर ये जो मैकेनिज्म है इसको हम पिक्टोरियली देखें तो देखो नेक्स्ट हमारे पास जो व्यू होगा वो इसकी पिक्चर के थ्रू मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे मेटल है, उसके साथ क्या है बेटा, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, L L, और एक मान लो T यहाँ पे, और ये क्या हो गया, X हो गया। तो यहाँ पे एंटरिंग लिगेंड Y है, ये लिखा हुआ Y कहाँ पे अटैक करता है, एम्प्टी PZ ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये मेटल है, इसका एम्प्टी PZ ऑर्बिटल है, वहां पे अटैक करेगा। किस डायरेक्शन के अलोंग बेटा, Z एक्सिस के अलोंग। किसके, यही बोला था हमने, एक बार रिस्पॉन्स दो। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि जैसे ही Z एक्सिस के अलोंग अटैक करेगा तो आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। तो यहाँ पे Y आके अटैच हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 5। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने बोला था कि एक इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट होता है, उसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। देखो यहाँ पे बन गई, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका Y एंटर कहां से कर रहा था, Z एक्सिस के अलोंग, तो वो तो अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर गया जहां से X जाएगा। ठीक है, और X क्या होगा, दूसरी तरफ से बाहर हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है बेटा, B C और D, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। और लास्ट में आपका क्या होगा, X तो बाहर चला जाएगा और मेटल और किसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, मेटल और जो एंटरिंग लिगेंड था Y। क्लियर है आपको ये बात, मैकेनिज्म समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या होगा, एक सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म दे रखा है आपको कि कोई सॉल्वेंट यदि साथ में रिएक्शन करे फिर Y एंटरिंग लिगेंड हो तो किस तरह का मैकेनिज्म होगा। तो उसमें 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 एसोसिएटिव स्टेप्स इज कंप्लीशन। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 सेम पैटर्न में होगा पर 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। ऊपर कितने थे आपके, 4 थे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे बेटा। तो देखो पहले क्या होगा, पहले सोलवेंट अटैक करेगा, वो भी क्या होगा, Z एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, Y अटैक करेगा, वो भी Z एक्सिस के अलोंग करता है। तो आपका जो सॉल्वेंट है वो पहले कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जहां से X गया है। ठीक है, तो वो यहां पे आ गया आपका। नेक्स्ट आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। फिर आपको एंटर तो Y को ही करवाना है ना, एक बार सॉल्वेंट आके अपनी पोजीशन दिखा गया, उसके बाद एंटर तो आपको Y करवाना है। मेटल और Y का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो जो निकलने वाला होता है वो इस पोजीशन पे आ जाता है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, नीचे आ गया और फिर वो बाहर निकल गया। तो आपका लास्ट में क्या हो गया, क्या बन गया, मेटल के साथ आपके 2 लिगेंड है और एक T है और मेटल और Y की बॉन्डिंग हो गई। बोलो समझ में आई? और सॉल्वेंट जो था वो आपका क्या हो गया, बाहर चला गया। ये बातें समझ में आई? कि किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। इस पिक्चर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। यहाँ पे बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका सॉल्वेंट वाला सिस्टम है उसमें 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। पहले सॉल्वेंट Z एक्सिस के अलोंग आएगा, फिर आपका एंटरिंग लिगेंड आएगा। जाने वाला हमेशा बॉटम में चला जाता है और लास्ट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 ही रखना है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहा है। ये जो है ये सारी स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज हैं।
क्लियर है? ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये भी चारों इंटरमीडिएट्स हैं। लास्ट में ये आपका रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट है। ये लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट है आपकी जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, क्या थ्योरीज हैं ट्रांस इफेक्ट की? जो थ्योरीज हैं बेटा आपकी ट्रांस इफेक्ट की, उनका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो इनकी सिंथेसिस और स्टीरियोकेमिस्ट्री स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इनकी सिंथेसिस के लिए और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इनकी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं इनमें क्या होता है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। क्या होते हैं? काइनेटिकली। काइनेटिकली जो कंट्रोल होते हैं उनमें मैंने तुम्हें ये भी बताया हुआ है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उनसे अफेक्ट होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कोई भी ऐसा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, काइनेटिकली ही सारा जो हमारा मैकेनिज्म होता है स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, काइनेटिकली ही वो कंट्रोल्ड होता है। देखो तभी तो हमने क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखी इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म लिखे रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली ऐसा कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। ये जो होता है स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होंगी तो वो अफेक्ट किसको करेंगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस को। किसको करेंगी बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किनकी? रिएक्टेंट की। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस होता है किसका? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और साथ में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसका, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का और ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी उनका डिफरेंस होता है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है सबको? अब देखो इसकी थ्योरीज किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी। ये है, तो इसकी जो थ्योरीज है बेटा उसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरह से लोअर डाउन कर सकते हैं। पहले तो आपका क्या है, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये जो है आपका, ये क्या है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोफाइल और एनर्जी के बीच में ग्राफ होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट जैसे ही रिएक्शन शुरू करेंगे, रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ठीक है, ये जर्नल ग्राफ है। जब हम रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन देखते हैं और जिसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये उनका ग्राफ है बेटा। देखो नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी एंड द ट्रांस इफेक्ट। तो ठीक है, फर्स्ट आपका जो पिक्चर है वो नॉर्मल आपका रिएक्शन का प्रोसीजर बता रही है आपको। ठीक है, पर हम यदि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना चाहें, लोअर डाउन करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। उनके लिए आपका ये ग्राफ है। तो कैसे कैसे कर सकते हो? पहला जो स्टेप है, बाय राइजिंग द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट थे उनकी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, राइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले रिएक्टेंट यहाँ पे थे, इसके केस में हम रिएक्टेंट की एनर्जी को थोड़ा क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। ठीक है, राइज कर देंगे तो भी आपकी इसी तरह से, इससे हो क्या रहा है, इससे जो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
दूसरा क्या तरीका है, आप क्या कर दो, लोअर कर दो किसकी एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या कर दो, लोअर कर दो। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उनको हमने क्या कर दिया, लोअर डाउन कर दिया। तो फर्स्ट जो हमारा तरीका है उससे मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और जो हमारी दूसरा जो स्टेप है जिसमें हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअर कर रहे हैं वो क्या है, वो उसकी स्टेबलाइजेशन को क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन को बढ़ाएगा। क्लियर है। अब देखो नीचे जो आपका ये वाला जो पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे इसमें ये सीधा सीधा दिखाया हुआ है कि जो प्लेटिनम और एक टी लिगेंड है और दूसरा क्या है, प्लेटिनम के साथ एल लिगेंड है। तो क्या है बेटा, एल नहीं है, एक्स है, सॉरी एक्स है, तो एक्स लिगेंड है। तो यहाँ पे जो होंगे जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो जो आपका टी लिगेंड है वहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग दिखा रहा है और जो आपका प्लेटिनम का ऑर्बिटल एक्स के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है वहां पे लेस ओवरलैपिंग है, क्या है, कम ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे कम ओवरलैपिंग होगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अभी हमने ऊपर यही बोला कि हम राइजिंग कर, यदि हम राइज कर दे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट की तो उससे वीक हो जाता है मेटल और लिगेंड का बॉन्ड। तो यहाँ पे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, जहां पे लेस ओवरलैपिंग हुई है। और जहां पे आपकी लार्ज ओवरलैपिंग होगी वहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बात दिखाई हुई है इन्होंने कि एक जो गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड होता है वो वीक कर देता है बॉन्ड को, किसके, मेटल और जो ट्रांस पोजीशन पे है लिगेंड उसके बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीटीएक्स बॉन्ड है वो इन्फ्लुएंस करता है प्लेटिनम और टी लिगेंड के बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो पीटीएक्स और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ अपनी रिएक्शंस को, मतलब अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डी का तो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और एस का, और एक आपका क्या होता है पी ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनेगा प्लेटिनम और किसके बीच में, टी लिगेंड के बीच में। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेस ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि सिग्मा बॉन्डिंग अफेक्ट इन ट्रांस इफेक्ट, ए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन प्लेटिनम एंड टी वीकन द प्लेटिनम एंड एक्स बॉन्ड। क्लियर है। किसने किया वीक बॉन्ड को, जो सिग्मा बॉन्ड बना, जो सिग्मा बॉन्ड बना है किसके बीच में, प्लेटिनम और टी के बीच में, और यहाँ पे क्या हो गई, ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई, उसकी वजह से वीक हो गया बेटा किसका बॉन्ड, प्लेटिनम का और एक्स का। क्लियर हो गया आपको ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो थ्योरीज हैं उसमें एक तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और दूसरा आपकी सिग्मा बॉन्ड जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हुई है, ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है कि जब हम इसकी थ्योरीज करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की थ्योरीज निकल के आ जाएंगी हमारी, पहली है बेटा पोलराइजेशन थ्योरी, ठीक है, और दूसरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये है आपकी थ्योरीज। पोलराइजेशन थ्योरी में अभी जो हमने पीछे की है कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है वो क्या करेगा, टी के साथ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और प्लेटिनम और जो एक्स का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है। बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, दूसरे के ऊपर कम होगा। जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगी वहां पे क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड लिगेंड के। क्लियर है।
तो ये हो जाएगी आपकी पोलराइजेशन थ्योरी। अब पोलराइजेशन थ्योरी में तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पर कुछ एक लिगेंड हैं जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनके लिए हमारी दूसरी थ्योरी आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी मेनली उन लिगेंड्स के लिए आती है जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, इनको हम पाई एसिड्स बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं, CO, PR3, C2H4, ठीक है। ये क्या है, जो अटैकिंग लिगेंड है, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। क्या बनाते हैं, पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बनाते हैं। और जब पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बनता है आपका यहाँ पे, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो 5 कोऑर्डिनेटेड बनेगी। तो देखो इस पिक्चर में क्या है, पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग जो दिख रही है वो पाई बॉन्डिंग है। सिग्मा बॉन्डिंग हेड टू हेड कोलिजन होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में आमने सामने के कोलिजन होते हैं। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो किसमें होती है, पाई बॉन्डिंग। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है आपके, जो आपकी बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो कि कौन सी है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसमें जो लिगेंड आए आपके, उनके साथ क्या हुई है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो इनके लिए आपकी थ्योरी जो हो जाएगी वो क्या होगी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। बोलो समझ में आ गई, ठीक है। तो आज हमने 2 चीजें की हैं बेटा। पहली तो थी हमारा मैकेनिज्म किस तरह से होता है, पहली तो की थी एप्लीकेशन, पहली थी एप्लीकेशन, दूसरा मैकेनिज्म, ठीक है, और थर्ड आपका हो गया थ्योरीज। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार थ्योरली पढ़ लेना सारे को, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इसकी थ्योरीज वगैरह, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो जब हमारी क्लास होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तुम आओगे तो मैं तो लूंगी ना क्लास। नहीं, डाउट्स ही लेंगे पहले, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं बेटा, तो हमें पहले डाउट्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले डाउट्स लेंगे, ठीक है। इतनी जल्दबाजी क्या है हमें, 2 चैप्टर हो गए, 2 और रह गए, हो जाएंगे वो भी, ठीक है ना। ओके, फिर हम एंड करते हैं क्लास का यहाँ पे। हैव अ नाइस डे।